दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा भाग है। अगर आपने पहला भाग नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पर जाकर पहला भाग पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। यही सब सोचते हुए मैं घर पहुंच गई थी और मैंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी, क्योंकि अगली सुबह मुझे उत्तराखंड के लिए निकलना था। इस वक्त पापा कमरे में आए और उन्होंने जब मुझे सामान पैक करते हुए देखा तो वो पूछने लगे कि माला बेटा, तुम क्या कहीं जा रही हो? मैं तो एकदम से घबरा गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन मैंने ये बात सोच ली थी कि पापा को मुझे कुछ भी नहीं बताना है, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ शायद मुझे ये चेतावनी देना चाहती है कि मुझे इस वक्त तो पापा पर विश्वास नहीं करना है और उन्हें कुछ भी नहीं बताना है। बाकी पूरी हकीकत क्या है वो जब आने वाले समय में मुझे पता चलेगी तब की तब देखी जाएगी। मैंने पापा से झूठ बोल दिया। मैंने कहा कि दरअसल प्रिंसिपल सर का फ़ोन आया था, कॉलेज में कुछ काम पड़ गया है जहां सभी स्टूडेंट के साइन चाहिए। बस मैं सिर्फ एक दिन के लिए जा रही हूं, परसों मैं वापस आ जाऊंगी। गनीमत ये थी कि पापा ने मेरी बात पर विश्वास कर लिया। वो कहने लगे कि ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो चले गए थे। इसके बाद रात को मैं माँ के कमरे में गई। मैंने उनकी जितनी भी दवाइयाँ थीं उन सब की एक एक तस्वीर अपने फ़ोन में खींच ली थी, क्योंकि मुझे अब ये भी पता लगाना था कि वो नर्स उस डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए क्यों मना कर रही थी। मैंने माँ को बताया कि मुझे उनका वो नोट मिल गया है और मैं कल सुबह ही अजय रावत से मिलने के लिए जा रही हूँ। मुझे माँ की आंखों में एक चमक नज़र आई। अगली सुबह मैं उत्तराखंड के लिए निकल गई थी और जब मैं वहाँ पहुँची तो अजय रावत का ऑफिस ढूंढने में मुझे कोई खास तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर लगभग हर कोई उन्हें अच्छे से जानता था। वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। मैंने उनकी रिसेप्शनिस्ट से जब अजय रावत से मिलने के लिए कहा तो उन्होंने पहले तो मुझे मना कर दिया कि सर के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और एक हफ्ते के बाद आइएगा। लेकिन मैंने फिर रिसेप्शनिस्ट से बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरा उनसे मिलना बहुत अर्जेंट है। मैं किसी बिजनेस के सिलसिले में उनसे मिलने नहीं आई हूँ, बल्कि मेरा पर्सनल मैटर है। आप प्लीज़ एक बार उनको कॉल करके ये बता दीजिए कि रेणुका सिंघानिया के घर से कोई आया है। मैंने सोचा कि अगर मेरी माँ अजय रावत को जानती हैं तो हो ना हो अजय रावत भी मेरी माँ के बारे में ज़रूर जानते होंगे। शायद वो उनका नाम सुनकर मुझसे मिलने के लिए राजी हो जाएं। रिसेप्शनिस्ट को मुझ पर रहम आ गया और उसने जब कॉल लगाकर अजय रावत से बात की तो उन्होंने तुरंत ही रिसेप्शनिस्ट को बोला कि मुझे उनके कैबिन में भेजा जाए। रिसेप्शनिस्ट ने भी हैरान थी कि जो आदमी इतना बिजी रहता है उसने ये नाम सुनते ही तुरंत हाँ कैसे कर दी। मैं भी जल्दी से सर के कैबिन में पहुंची। उनकी उम्र लगभग मेरी माँ के जितनी ही होगी, लेकिन उनका चेहरा बहुत दमक रहा था। कैबिन में घुसते ही उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे बिठाया और उन्होंने पूछा कि तुम रेणुका सिंघानिया को कैसे जानती हो। मैंने फिर उन्हें बताया कि मैं उनकी बेटी हूँ। ये सुनते ही पता नहीं क्यों लेकिन उनकी आंखें नम हो गई थीं। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझसे पूछने लगे कि तुम कैसी हो माला बेटा। मुझे हैरत थी कि उन्हें मेरे नाम के बारे में कैसे पता। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे कैसे जानते हैं, तो वो मुस्कुराने लगे और बोले कि तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ। खैर ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि तुम मेरे पास आई हो और तुम्हें मेरे बारे में रेणुका ने क्या सब कुछ बता दिया है। उनकी ये बात सुनकर मेरे आंसू निकल आए। उन्होंने तुरंत ही मुझे गले से लगाया और शांत कराकर पानी पिलाया। सच कहूँ तो उनका प्यार देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद उनका मेरी माँ से कोई गहरा रिश्ता है और इसीलिए वो मुझसे इतना अपनापन जता रहे थे। मैंने उनसे कहा कि दुख तो इसी बात का है कि मेरी माँ अब इस हालत में नहीं है कि वो मुझे कुछ भी कह सके। इस बात पर वो हैरान हो गए। फिर मैंने उन्हें शुरू से लेकर अब तक सब कुछ बता दिया कि किस तरह से माँ की तबीयत खराब हुई और कैसे चीज़ें उनके बिजनेस को लेकर निकल रही हैं। यहाँ तक कि मैंने शिवानी आहूजा नाम की औरत के बारे में भी सब कुछ उन्हें बता दिया। मेरी पूरी बात सुनने के बाद वो कहने लगे, ये तो मुझे पहले से ही पता था कि यही होना है, लेकिन वो आदमी इतना गिर जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे तो लगता था कि रेणुका के साथ वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन शायद मैं गलत था। वो वाकई में एक गिरा हुआ इंसान था और वो कभी भी नहीं बदलेगा। मैंने कहा कि आप भला किसकी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे सामने जो नाम लिया
उसे सुनकर मैं दंग रह गई थी। उन्होंने कहा कि मैं निरंजन दास की बात कर रहा हूँ। निरंजन मेरे पिता का नाम था। मैंने कहा कि आप उनके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरे पापा मेरी माँ के साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। इस पर वो कहने लगे कि ये तुम्हारी गलतफहमी है बेटा। जिसे तुम अपना बाप समझ रही हो वो सिर्फ तुम्हारा पिता ही नहीं बल्कि वो एक बहुत बड़ा लालची इंसान है जो अपने लालच में अंधा होकर किसी भी हद तक जा सकता है। मैंने कहा कि पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं? तो वो कहने लगे कि मैं तुम्हारी माँ के साथ कॉलेज में पढ़ता था और मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोस्ती क्या, आज मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताऊंगा। उसके बाद उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि वो उस टाइम पर एक बहुत ही दिलफेक इंसान थे और अक्सर लड़कों के बीच में इस तरह की शर्तें लगाई जाती थी कि कौन किस लड़की को अपने प्यार में पागल कर सकता है, और इसी शर्त के जीतने के चक्कर में उन्होंने मेरी माँ के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाईं और उनके सामने एक बहुत ही संस्कारी और सुशील इंसान बनने का नाटक किया, जिसे देखकर मेरी माँ रेणुका उनसे प्यार करने लगी। उन्हें उन पर बहुत भरोसा हो गया था। उस वक्त उनके बीच नज़दीकियाँ इस कदर बढ़ी कि सारी हदें पार हो गईं। लेकिन जब मेरी माँ ने उनको शादी के लिए प्रपोज किया तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो तो सिर्फ दिल लगी कर रहे थे, लेकिन अब तो मामला काफ़ी सीरियस होने लगा है। तो उन्होंने माँ से पीछा छुड़ाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि मेरी माँ बहुत जिद्दी इंसान थी और वो अपनी इस बात से पीछे हटने को तैयार ही नहीं थी। फिर जब कुछ समय के बाद उन्हें ये बात पता चली कि अजय सर मेरी माँ के साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, तो मेरी माँ को उनसे नफरत हो गई और वो उन्हें छोड़कर खुद ही चली गई। इधर उन्होंने भी अपने पिता के बिजनेस को संभाल लिया था, लेकिन जब मेरी माँ से उनकी दूरियां बन गईं तो उसके बाद उन्हें धीरे धीरे इस बात का एहसास हुआ कि वो तो सच में मेरी माँ से बहुत प्यार करने लगे थे और अब वो उनके बिना नहीं रह सकते थे। जब तक उन्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में पता चला तब तक कुछ महीने बीत गए थे, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो कुछ भी करके मेरी माँ को मना लेंगे और उन्हें शादी करने के लिए राजी कर लेंगे। वो उनके पैरों में गिर जाएंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे। यही सब सोचकर वो माँ के पास पहुँचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि माँ की शादी हो गई थी। उस वक्त वो माँ के प्यार में इस कदर पागल हो चुके थे कि वो उनसे कहने लगे कि तुमने ये शादी सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए की है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो। लेकिन माँ ने उनकी शक्ल देखने से भी इनकार कर दिया था। वो उस दिन तो वहाँ से चले गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वो ये बात जानते थे कि मेरी माँ उनसे बहुत प्यार करती है और ये शादी सिर्फ दिखावे की है। माँ के नज़दीक जाने की खातिर उन्होंने बहुत सारे रास्ते अपनाए और इस दौरान उन्हें इस बात का पता चला कि जिस आदमी से, जिसका नाम निरंजन दास था, माँ की शादी हुई है, वो तो असल में किसी और औरत के साथ रिश्ता रख रहा था। वो माँ को धोखा दे रहा था। और जब अजय रावत ने मेरी माँ को ये सच्चाई बताने की कोशिश की तो माँ ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम कितने बड़े धोखेबाज हो ये तो मैं पहले ही देख चुकी हूँ और मुझे पता है कि अपने फ़ायदे के लिए ही तुम इस हद तक गिर चुके हो कि अब मेरे पति पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हो। अजय सर ने बताया कि उन्होंने माँ को पापा की सच्चाई दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस वक्त माँ को उन पर 1% भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन वो माँ से इतना कहकर आए थे कि तुम कभी भी इस आदमी पर विश्वास मत करना। लेकिन माँ ने पलटकर उन्हें यही जवाब दिया कि विश्वास की बात तुम ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि जिस वक्त तुमने मुझे छोड़ दिया था और मैं टूट कर बिखर गई थी तब वो निरंजन ही था जिसने मुझे संभाला था, क्योंकि उस वक्त खुद अजय सर माँ की नज़रों में गुनाहगार थे। इसीलिए वो उन्हें इस बात का कोई जवाब नहीं दे सके। लेकिन अजय सर को इतना अंदाज़ा हो गया था कि निरंजन दास ने मेरी माँ से जो शादी की है उसके पीछे ज़रूर कोई बड़ा मकसद है, लेकिन वो क्या था ये उस वक्त उन्हें पता नहीं था। लेकिन अब जब आज मैंने उन्हें पूरी सच्चाई बताई तो उनके सामने पूरी तस्वीर साफ हो गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जानती हो, उस वक्त मुझे जिस औरत के बारे में पता चला था कि उसका रिश्ता तुम्हारे पिता के साथ है, वो औरत कौन थी? वो औरत और कोई नहीं बल्कि शिवानी आहूजा ही थी। इसका मतलब साफ है कि तुम्हारे पिता ने पहले तो तुम्हारी माँ के साथ शादी की
और फिर तुम्हारी माँ के बिजनेस को नुकसान पहुंचाकर शिवानी आहूजा को एक नया एम्पायर खड़ा करने में मदद की। वरना तुम खुद सोचो, जो औरत इतने सालों पहले सिर्फ पार्लर में काम करके अपनी जीविका चला रही थी, वो आज इतनी बड़ी बिजनेस वूमन कैसे बन गई? उसके पास इतना सारा पैसा कैसे आया? और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक के बाद एक जो डील्स तुम्हारी कंपनी के साथ होनी चाहिए थी, वो सारी उसे मिल रही थी? ये सब कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है। मुझे अजय सर की बात पर यकीन होने लगा था, लेकिन पूरी हकीकत जानने के बाद मुझे उन पर गुस्सा भी आया था। मैंने उनसे कहा कि पर मैं आप पर यकीन कैसे करूं? आपने तो मेरी माँ को धोखा दिया था। वो कहने लगे कि मुझे अपनी उस गलती पर आज भी पछतावा है। इतने सालों पहले तुम्हारी माँ ने मुझ पर विश्वास नहीं किया था और उसकी सज़ा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। वो दिन था और आज का दिन है। मैं अब भी तुम्हारी माँ का इंतज़ार ही कर रहा हूँ। उनकी ये बात सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने उनसे कहा कि तो आपने शादी नहीं की? उन्होंने इनकार में अपना सिर हिला दिया। वो कहने लगे कि शादी तो उससे की जाती है जिससे प्यार होता है, और जब मेरा प्यार मेरे पास था ही नहीं तो मैं शादी कैसे कर सकता था? मैं चाहता था कि तुम्हारी माँ मुझे माफ़ कर दे, लेकिन शायद मैं उसकी माफ़ी के काबिल नहीं। लेकिन जिस तरह से उसने तुम्हें मेरा विजिटिंग कार्ड दिया, उससे अब मुझे यकीन होने लगा है कि शायद तुम्हारी माँ ने मुझे माफ़ कर दिया है। इसीलिए तो उसने अपनी बेटी को मेरे पास भेजा और मुझ पर एक बार फिर से भरोसा किया, और इस बार मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। मैं उसे और उसके बच्चों को हर हाल में बचा लूँगा और उसके बिजनेस को भी कुछ भी नहीं होने दूंगा। सच कहूँ तो अजय सर का साथ पाकर मेरा विश्वास दोगुना हो गया था। उन्होंने तुरंत ही अपने कुछ स्टाफ के लोगों को अपने साथ लिया और मुझे लेकर वो मेरे शहर की तरफ निकल पड़े थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं घर में किसी को भी इस बारे में भनक भी ना लगने दूं कि मैं अजय सर से मिली हूं। मैंने ठीक ऐसा ही किया जैसा अजय सर मुझे कहते रहे। मैं चुपचाप सब कुछ वैसा ही करती रही। मैंने ऑफिस जाना फिर से शुरू कर दिया था, जबकि इधर पापा मुझे बार बार समझा रहे थे कि मैं गलती कर रही हूँ। लेकिन मुझे पता था कि पापा के इरादे नेक नहीं हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही था कि वो अपनी मोहब्बत में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें अपने बच्चों तक का ख्याल नहीं था। उन्हें ना तो मेरी परवाह थी, ना ही रोहन की। इधर अजय सर ने अपने कुछ जासूस मेरे ऑफिस और शिवानी आहूजा के ऑफिस में लगवा दिए थे, जिससे कि पता चल गया कि मेरे ऑफिस की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी मेरा मैनेजर शिवानी आहूजा तक पहले ही पहुंचा देता था, और फिर वो हमसे बेहतर ऑफर रखकर उस डील को खुद क्रैक कर लेती थी। ये बात जब मुझे पता चली तब मैं बहुत ज़्यादा हैरान नहीं हुई थी, क्योंकि मैनेजर की सच्चाई तो मुझ पर पहले ही खुल चुकी थी। लेकिन होश तो मेरे तब उड़े जब मुझे ये पता चला कि इस मैनेजर को मेरे पापा ने ही काम पर रखवाया था, और तो और ऑफिस के जितने भी कॉन्फिडेंशियल पेपर्स थे वो सारे के सारे पापा ने खुद शिवानी आहूजा के हाथ में जाकर दिए थे। सारे सबूतों को देखकर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे पापा इस हद तक गिर सकते हैं। उन्होंने मेरी माँ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, पर अपनी उस प्रेमिका को आसमान की बुलंदियों तक पहुँचा दिया था। लेकिन ना जाने क्यों मुझे अभी तक इन सब बातों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि शायद अभी कुछ ऐसा होगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये सब झूठ है। उसी रात मैं यही सब सोचते हुए बेचैनी से अपने कमरे में टहल रही थी कि तभी आधी रात के वक्त मैंने खिड़की से पापा को गार्डन एरिया से होते हुए मेन गेट पर जाते हुए देखा, जिससे मैं सतर्क हो गई, क्योंकि अब तो मुझे पापा पर शक हो चुका था। मैंने मेन गेट पर नज़र डाली तो उसके दराज से मुझे किसी औरत के हाथ दिखाई दिए। मैं भी तुरंत ही लपक कर नीचे उतर कर गई और पापा का पीछा किया। पापा हमारे घर के बगल वाली जगह में बने हुए गैराज में उस औरत के साथ जा रहे थे, लेकिन मैं उस औरत का चेहरा नहीं देख पाई थी। कुछ देर के बाद मैं जब गैराज के पास पहुंची तो वहां से बहुत अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थीं, जिन्हें सुनकर मुझे घबराहट सी होने लगी। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके गैराज के दरवाजे से अंदर झांक कर देखा तो उस वक्त मैंने पापा और उस औरत को जिस हालत में देखा, उसे देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी और मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था, क्योंकि मेरा बाप मेरी माँ को धोखा दे रहा था। और बिजली तो मेरे ऊपर तब गिरी जब मैंने उस औरत का चेहरा देखा। वो औरत और कोई नहीं बल्कि शिवानी आहूजा ही थी। काफ़ी देर तक वो दोनों अपनी धुन में मगन रहे।
उसके बाद पापा ने शिवानी को गले लगाते हुए कहा कि तुम भी ना अभी भी बच्चों जैसी ही हरकतें करती हो। अब तो तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, हम किसी होटल में भी तो मिल सकते थे। तो शिवानी कहने लगी कि लेकिन जो मज़ा इस गैराज में है वो उस होटल में नहीं। तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारी याद में कितना तड़पती रहती हूँ। तो पापा उसे बड़े प्यार से कहने लगे कि बस कुछ दिनों की बात और है, इस औरत का जो भी बचा है वो सारा बिक जाएगा और उसके बाद मैं इन दोनों माँ बेटी को घर से बाहर निकाल दूंगा। उसकी बेटी मुझ पर बहुत विश्वास करती है, तो मैं बहाने से उससे घर के कागजों पर साइन करवाकर ये घर अपने नाम करवा लूँगा और उन दोनों माँ बेटी के हाथ में कटोरा पकड़ा दूंगा। फिर हम दोनों हमारे बेटे के साथ आराम से रहेंगे और ऐश की वो ज़िंदगी जिएंगे जिसके हम दोनों ने साथ में मिलकर सपने देखे थे। ये सब सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल चुकी थी। शायद मुझे इसी पल का इंतज़ार था जब मैं अपने बाप की सच्चाई अपनी आंखों से देख सकती थी। इसका मतलब ये था कि रोहन मेरी माँ का बेटा नहीं था, वो तो शिवानी का बेटा था। लेकिन आखिर ये सब कैसे? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ सवालों के जवाब मुझे मिल रहे थे, लेकिन साथ ही हजार और नए सवाल खड़े होते जा रहे थे, क्योंकि अजय सर अब मेरी पूरी तरह से मदद कर रहे थे। उन्होंने मेरी कंपनी में पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया था, जिस वजह से अब कुछ ही महीनों में मेरी कंपनी को काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे और मैंने एक एक करके बैंक का लोन चुकाना शुरू कर दिया था। साथ ही मैं जो भी डील्स कर रही थी उनके बारे में मैं किसी को भी भनक तक नहीं लगने देती थी और उस मैनेजर को मैंने जानबूझकर ऑफिस से नहीं निकाला था, क्योंकि मैं उसके सामने अपना वो प्लान रखती थी जो मैं कभी भी इस्तेमाल ही नहीं करने वाली थी और वह हमेशा गलत इन्फॉर्मेशन शिवानी तक पहुंचा देता था, जिससे वो हर बार अब फेल हो रही थी। इधर माँ को जब मैंने किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाकर दिखाया, तब जाकर मुझे और अजय सर को ये पता चला कि उन्हें गलत दवाई और गलत इंजेक्शन देकर जानबूझकर इस हालत में पहुंचाया गया है। इसका मतलब साफ था कि ये सब कुछ करने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरा वो बाप ही था। अजय सर ने मम्मी को ठीक करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी और उन्होंने मम्मी को अपने कुछ पहचान के लोगों के साथ विदेश इलाज कराने के लिए भेज दिया था। इधर पापा बार बार मुझसे ये सवाल करते रहते थे कि मैं मम्मी को कहाँ लेकर गई हूँ, क्योंकि वो बहुत परेशान हो रहे थे। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं मम्मी ठीक ना हो जाएं। लेकिन मैंने उनसे बहाना बना दिया कि एक सरकारी अस्पताल है जहाँ पर कम पैसों में मम्मी का इलाज मैं करवा रही हूँ। पर फिर भी वो मुझसे बार बार दबाव बनाकर ये पूछने की कोशिश कर रहे थे कि वो अस्पताल कौन सा है, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। मैंने उनसे कहा कि आप अपने एनजीओ पर ध्यान दीजिए और मैंने उनसे बात करना बहुत कम कर दिया था। 7 महीने तब गुजरे जब माँ के बिजनेस को मैंने एक बार फिर से उस मुकाम पर ला दिया था जहाँ पर वो पहले था और बैंक का सारा लोन भी मैंने चुका दिया था। ये सब देखकर पापा बुरी तरह से बौखला रहे थे, लेकिन क्योंकि वो अपनी हकीकत भी खुलकर सामने नहीं ला सकते थे, इसीलिए अच्छा बनने का नाटक भी करते रहते थे। इस वक्त वो और शिवानी आहूजा बहुत परेशान थे कि ये सब आखिर कैसे हो रहा है। उनके प्लान एक के बाद एक फेल कैसे होते जा रहे हैं। इस सब को लेकर उनके आपस में झगड़े भी होने लगे थे। मैं छुप छुप कर पापा जो भी बातें शिवानी से करते थे वो सब सुनती रहती थी और दिल ही दिल में खुश होती थी। फिर एक दिन अजय सर का मेरे पास फ़ोन आया। वो मुझसे कहने लगे कि 3 बजे तैयार होकर मेरे साथ एयरपोर्ट चलना। मैंने उनसे कहा कि लेकिन हम एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं? तो वो कहने लगे कि हमें कहीं जाना है। मैंने उनसे कई बार पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिर मैं सही टाइम पर तैयार होकर उनके साथ चली गई। रास्ते भर भी मैं उनसे पूछती रही, पर वो बार बार मुझसे यही कहते थे कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। और सच में जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंची तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मेरे सामने मेरी माँ, जो कि कुछ महीनों पहले जिंदा लाश बन चुकी थी, वो बिल्कुल सही सलामत खड़ी हुई थी। मुझे देखते ही मैं भी इधर से दौड़ पड़ी और उधर से मेरी माँ भी खुद अपने पैरों पर चलती हुई मेरे पास आईं और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। काफ़ी देर तक हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे से गले लगकर रोते रहे। उसके बाद अजय सर हमें एक होटल में लेकर गए। मैंने माँ को सब कुछ बता दिया कि किस तरह से अजय सर ने हमारी मदद की और ये सब कुछ जो आपके साथ हो रहा था वो पापा ने किया था। लेकिन अब सब ठीक है,
अब आपकी कंपनी फिर से वही मुकाम हासिल कर चुकी है और मैंने सारा लोन भी चुका दिया है। माँ ने कहा कि मुझे ये सब कुछ पहले से ही पता है बेटा, मुझे तेरे बाप की सच्चाई पता चल गई थी, लेकिन बस अफसोस सिर्फ इस बात का है कि बहुत देर से पता चली, क्योंकि मैंने कभी उस आदमी पर शक ही नहीं किया था। मैंने माँ से पूछा, लेकिन माँ मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तो पापा की बेटी हूँ ना, फिर वो मेरे साथ भी ऐसा क्यों कर रहे थे। तब माँ ने जो सच्चाई मेरे सामने रखी उसे सुनकर ना सिर्फ मेरे बल्कि अजय सर के भी होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि दरअसल तुम उस आदमी की बेटी नहीं हो। मैंने कहा तो फिर मैं किसकी बेटी हूँ? तो माँ ने धीरे से अजय सर की तरफ इशारा कर दिया। ये सुनते ही हम दोनों हक्के बक्के रह गए थे। अजय सर कहने लगे कि ये तुम क्या कह रही हो रेणुका? तब माँ ने कहा कि तुम तो मुझे धोखा देकर चले गए थे और तब मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ, लेकिन तुमने तो मेरा साथ देने से साफ इनकार कर दिया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इधर मेरे पापा को जब इस बारे में पता चला कि मैं शादी से पहले ही पेट से हो गई हूँ तो वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि अगर ये बात सबके सामने आ जाती तो हमारी तो नाक कटके ही रह जाती। अपने पापा को इस कदर परेशान देखकर मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए नफरत थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। और उस वक्त पापा के जो सबसे अच्छे दोस्त थे उन्होंने इस सब में उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपने बेटे निरंजन की शादी तुम्हारी बेटी से कर दूंगा और तुम्हारी बेटी के पेट में पलने वाले बच्चे को भी बाप का नाम मिल जाएगा और समाज में तुम्हारी इज्जत भी बनी रहेगी। उस वक्त मुझे भी यही लगा कि वो दोनों बाप बेटे हमें सहारा दे रहे हैं और इसीलिए हम उनके बहुत एहसानमंद हो गए थे। लेकिन ये हकीकत बहुत बाद में मुझे पता चली कि निरंजन तो पहले से ही एक मामूली से ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली लड़की से प्यार करता था, लेकिन उस लड़की की ख्वाहिशें बहुत ऊंची थीं। वो जल्द से जल्द अमीर बनना चाहती थी और इधर निरंजन के बाप ने उसे साफ इनकार कर दिया था कि वो एक ऐसी मामूली सी लड़की को अपने घर की बहू हरगिज नहीं बनाएगा। तब शिवानी ने ही निरंजन को ये आइडिया दिया कि वो मुझसे शादी कर ले और फिर धीरे धीरे मेरे बिजनेस से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स वो शिवानी तक पहुंचाता रहे, क्योंकि शिवानी को भी बिजनेस में रुचि थी। इधर शिवानी ने अपना खुद का नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया था और इस तरह से वो मुझे साल दर साल धीरे धीरे दीमक की तरह खोखला करता गया। मैंने माँ से कहा, तो क्या आपको ये बात पता नहीं थी कि रोहन पापा का और शिवानी का बेटा है? तो माँ ने कहा कि नहीं। उस वक्त जब निरंजन रोहन को घर लेकर आया था तो उसने मुझे ये कहा कि ये बच्चा उसे सड़क किनारे पर पड़ा हुआ मिला है और वो इस बच्चे को अपनाना चाहता है। उसने मुझे समझाया कि इस तरह से हमारा भी परिवार पूरा हो जाएगा। हमारी एक बेटी तो पहले से ही है और एक बेटा भी हो जाएगा। मैंने भी निरंजन की बात को मान लिया था, क्योंकि मैंने निरंजन से शादी भले ही की थी, लेकिन मैं कभी भी उसे वो प्यार नहीं दे पाई थी जो मैंने अजय से किया था। हमारे बीच में कभी वो रिश्ता रहा ही नहीं। निरंजन ने भी मुझ पर उस रिश्ते के लिए कभी दबाव नहीं बनाया। इसके लिए मुझे यही लगा कि वो इतना समझदार है कि उसने मेरी भावनाओं को समझा है। लेकिन बहुत बाद में मुझे ये बात पता चली कि उसने मुझ पर दबाव सिर्फ इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि वो तो पहले से ही किसी और औरत से प्यार करता था। उसका मकसद तो सिर्फ मेरी दौलत पाना था, क्योंकि वो अपने बेटे को मेरी दौलत का वारिस बनाना चाहता था। इसीलिए बहाने से वो अपने बेटे को अपने पास लेकर आ गया था। पर मुझे जैसे ही निरंजन की सारी सच्चाई के बारे में पता चला तो मैंने पूरी जायदाद, जिसमें रोहन और तुम्हारा दोनों का नाम लिखवा रखा था, उसमें से रोहन का नाम हटवा के हर जगह सिर्फ तुम्हारा नाम ही डलवा दिया। और मैंने जैसे ही निरंजन को पुलिस में पकड़वाने का इरादा बनाया तब तक उसने अपनी नई चाल चल दी और मुझे एक ऐसा इंजेक्शन दिया जिससे मेरा वो हाल हो गया था। जिस वक्त मेरी तबीयत खराब हुई थी मैं अच्छे से जानती थी कि ये सब निरंजन का ही किया धरा है और वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि वो मुझे और तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दे। मुझे इस वक्त सिर्फ तुम्हारी चिंता थी और फिर मैंने अपने शरीर की पूरी ताकत छूटने से पहले वो नोट और वो विजिटिंग कार्ड उस नर्स को पकड़ा दिया था, क्योंकि वो मेरे भरोसे की औरत थी और मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि इस मुसीबत की घड़ी में मेरा कोई साथ नहीं दे सकता सिवाय अजय के, क्योंकि अजय को तो पहले से ही निरंजन की सारी सच्चाई पता थी जो उसने सालों पहले मुझे बताने की कोशिश की थी। लेकिन उस वक्त मैंने उस पर विश्वास नहीं किया था। अजय सर ने मुझे अपने गले से लगा लिया
और मुझे एक बाप बनकर खूब प्यार किया। वो कहने लगे, रेणुका तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। सच कहूँ तो मैं भी अब बहुत खुश थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे मेरे मम्मी और पापा दोनों ही एक साथ मिल गए हों। तभी फिर माँ ने कहा कि अब मुझे चलना होगा। तो अजय सर कहने लगे कि अभी तो तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है, इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। पर माँ ने कहा कि ये वक्त आराम का नहीं है, बल्कि अब वो समय आ चुका है जब मैं उस आदमी को उसके किए की सज़ा दिलाऊं। इसके बाद माँ ने पापा और शिवानी आहूजा पर केस कर दिया। इतने दिनों में अजय सर ने उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत जुटा लिए थे, जिसमें साफ तौर पर यह साबित हो रहा था कि पापा ने किस तरह से धोखाधड़ी करके मम्मी की कंपनी को नुकसान पहुंचाया और साथ ही डॉक्टर से कहकर उन्हें जानबूझकर ऐसी दवाइयां दिलवाईं ताकि वो पूरी तरह से अपाहिज हो जाएं। कुछ टाइम तक ये केस चला और फिर उन दोनों को उनके किए की सज़ा मिल गई। इस पूरी सच्चाई के अलावा ये सच भी सामने आ गया था कि पापा किसी भी एनजीओ का या समाज सेवा का कोई काम नहीं करते थे। दरअसल उसके बहाने से वो शिवानी आहूजा के साथ समय बिताते थे और हमारे खिलाफ प्लानिंग करते थे। इधर रोहन इस पूरी सच्चाई को सुनने के बाद बहुत बदहवास था, क्योंकि वो तो हमेशा से मेरी माँ को ही अपनी माँ मानता था और इस सब में रोहन की कोई गलती भी नहीं थी। इसीलिए माँ ने उसे यही कहा कि मैं कल भी तुम्हारी माँ थी और आज भी मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये सुनकर रोहन खुशी से झूम उठा था और उसने माँ को अपने गले से लगा लिया था। आज वो दिन है जब मैं अपने असली मम्मी पापा के साथ सुकून की ज़िंदगी बिता रही हूँ। रोहन को हमने हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड भेज दिया है और मैंने अब अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया है और माँ पहले की तरह अपने बिजनेस को फिर से संभालने लगी हैं। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से लोग इस हद तक लालची होते हैं जो दौलत को पाने के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो किसी भी रिश्ते की मर्यादा को लांघ सकते हैं। इसीलिए हमें कभी भी आंख मूंद कर किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।